हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। लूसेंट की बुक से गुप्त साम्राज्य को कवर करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम है? श्रीगुप्त। इनका टाइम पीरियड क्या है? 240 से 280 ईस्वी कहा जाता है। श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो घटोत्कच हुए हैं। मतलब सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट बना उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। वह कब गद्दी पे बैठा? तो 320 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी, ठीक है, यहाँ पे कुमार देवी लिखा है, कहीं कहीं कुमारा देवी भी लिखा होता है, से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मैं चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है? तो कौशाम्बी, प्रयागराज के निकट, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला है कौशाम्बी, वहाँ से होता है। इसके संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त, ठीक। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद घटोत्कच जो 280 से 320 ईसा पूर्व तक राजा रहता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था उसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब गुप्त संवत जिसे 319-20 ईस्वी में शुरुआत माना जाता है, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, मतलब हराया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अच्छा, क्वेश्चन पीसीएस में ये पूछा हुआ कि उसने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराया, तो संख्या याद रखिएगा 9 शासकों को, और दक्षिणावर्त के कितने? 12 शासकों को। उसके बाद इसके दरबार में कौन से कवि प्रसिद्ध थे? तो हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। अब हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था? तो विष्णु जी का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, क्योंकि उसके सिक्कों पर भी अश्वमेध यज्ञ को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शासक वीणा वादक नाम से फेमस है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमंक की उपाधि किसने धारण की और किसे कविराज भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आता है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है 2025 में, यूपीएससी 2025 में ये सवाल आया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंट कि फाहियान किसके समय में आया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आता है। वो चंद्रगुप्त सेकंड कब राजा बनता है? 380 ईसा पूर्व में राजा बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही शकों पर विजय प्राप्त की और इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट था, जिसे गोविंद गुप्त भी कहते हैं। उसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 415 से 454 ईसा पूर्व तक है। फिर इसी कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त फर्स्ट का फिर उत्तराधिकारी बनता है स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत, जो कि गुजरात वाला एरिया, ये इंडिया का मैप अगर आपको याद हो, ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो गिरनार पर्वत पड़ता है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, ठीक है। निर्माण कब हुआ था? मौर्य काल में। अब स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक का नाम क्या है? भानुगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई जो थी, मतलब प्रदेश की सबसे बड़ी इकाई देश हुआ करती थी, जिसके शासक को गोप्ता कहते थे, ठीक है। और दूसरी प्रादेशिक इकाई जो सेकंड नंबर पे थी उसको भुक्ति कहते थे, ठीक है। और इसे यहाँ भुक्ति वाले का जो एरिया का हेड होता था
उसे उपरिक कहते थे। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, देश को रूल किया जाता था गोप्ता के द्वारा। सेकंड नंबर पे भुक्ति थी जिसे उपरिक रूल करता था, और भुक्ति के नीचे जो यूनिट थी उसका नाम है विषय, और इसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। यहाँ पे पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम के प्रशासन का काम ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करते समय, अगर आपका बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वरना टेलीग्राम चैनल पे ये PDF पड़ी हुई है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जो ग्राम सभा का मुखिया उसे ग्रामिक कहते थे, बाकी मेंबर जो होते थे अन्य सदस्य उन्हें महत्तर कहते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद गुप्त शासक कुमार गुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र, मतलब एक इंस्क्रिप्शन तरह से आप देख सकते हैं इसको, में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया है। मतलब क्या काम करते हैं उसका जिक्र यहाँ पे किया है। भू राजस्व का जो कुल उत्पादन होता था 1/4 भाग से 1/6 भाग उसका टैक्स लगता था। ठीक है, मतलब जितना भी कलेक्शन उस साल प्रोडक्शन हुआ उसका 1/4 से लेके 1/6 तक टैक्स लगता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पे भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित थी। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र किस भूमि को कहते थे, तो जहाँ पे खेती हो सकती थी, यानी कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। उसके बाद वास्तु, वास करने वाली भूमि को, मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, हैबिटेशन वाले क्षेत्र को, ठीक है, उसे वास्तु कहते थे। उसके बाद चारागाह भूमि, तो पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह, और एक है खिल्ल, तो खिल्ल ऐसी भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ठीक है, उसको खिल्ल कहते थे। उसके बाद अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, मतलब जिसके ऊपर जंगल होता था उसको अपरहत कहते थे। उसके बाद सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। ठीक है, इसको पर्शियन व्हील भी कहते हैं। इस बार फिर से UPSC 2025 में प्रीलिम्स में पर्शियन व्हील पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप रहट जैसा चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते थे। श्रेणी क्या होता है, जैसे जो ट्रेड करते थे ना सब लोग, मतलब जो व्यापार करने के लिए वो अपना एक संघ बना के रखते थे, तो संघ के प्रमुख को ज्येष्ठ श्रेणी, मतलब उस संघ को श्रेणी कहते थे, और श्रेणी के प्रमुख को, यानी संघ के प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। इंग्लिश में बात करें तो इसको गिल्ड बोलते हैं। ठीक है, गिल्ड, और गिल्ड के हेड को क्या कहते थे, ज्येष्ठक कहते थे। गुप्त काल में उज्जैन जो है सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था, और चांदी के सिक्के भी ये चलवाते थे, तो चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कीवर्ड आपको याद रखना जो क्वेश्चन बनता है, सबसे प्योर गोल्ड कॉइन किसने जारी किए, तो उसको जारी किया था कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण के जो सोने के सिक्के थे वो सबसे प्योर माने जाते हैं। और गुप्त काल के जो सिक्के की बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने चालू कराए थे, तो गुप्त साम्राज्य ने, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, किस जाति के लोग, तो सबर जाति के लोग। किस एरिया में रहते थे, विंध्य एरिया में। ठीक है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख किससे संबंधित है, सती प्रथा से, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहते थे, और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहते थे। ठीक है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और वही इनका राजधर्म भी था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी झांसी का दशावतार मंदिर है। ठीक है, अगर आपको यूपी का मैप याद हो तो ललितपुर है, यहाँ पे ललितपुर के जस्ट ऊपर यहाँ झांसी पड़ता है, तो यहीं पे आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर पड़ता है।
अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16, 17 गुप्त काल की हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण एक राजकुमारी जो मरासन है का चित्र बहुत ही उल्लेखनीय, प्रशंसनीय है। ठीक है। गुप्त संख्या 17 की जो गुफा की संख्या 17 है उसमें चित्रों को चित्रशाला कहा गया है। ठीक है। इस चित्रशाला में क्या क्या दिखाया गया है? बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण। ठीक है। महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, उसके बाद महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु की घटनाओं के संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है। किस गुफा में? 17 नंबर की, जिसे क्या कहा जाता है? चित्रशाला। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से बिलोंग करती है? तो महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य जो गुफाएं हैं उनका नाम है जैसे बाघ की गुफा, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य का नाम क्या था? धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को संस्कृत में लिखा, जिसे संसार की सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, और बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है, जिसे मतलब पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारित्व। उसके बाद बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ अन्य विद्वानों की बात करें तो उनमें से हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो हुई है वो गुप्त काल में ही हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था या रुपयक का, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई है। मतलब इससे पहले श्रुति के फॉर्म में चलती थी, अब यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आ गई। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में माना जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो कौन सा गोल्डन पीरियड? कल्चरल, ठीक है, सिग्निफिकेंस के लिए। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल दी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो देखिए, गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर और उनका स्थान, जैसे विष्णु मंदिर कहाँ पे है? ये तिगवा नामक स्थान पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये फेमस किस नाम से? तिगवा विष्णु मंदिर। उसके बाद शिव मंदिर जो कि भुमरा में है, ये भी MP के अंदर है। उसके बाद पार्वती मंदिर, इसको नचना कुठार, ठीक है। उसके बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी जो कि UP के अंदर है। उसके बाद शिव मंदिर जो कि खोह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भीतरगांव मंदिर कहाँ का है? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहते हैं कि ये पहला ईंट का बना मंदिर है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो ये भीतरगांव का ही है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद पार्वती मंदिर नचना कुठार MP, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गुप्त काल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे और तीसरी बार आँख बंद करके सिर्फ ऑडियो को सुन लेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में जस्ट इसी के अगले नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी पुष्पवृत्ति वर्धन की या पुष्पवृत्ति वंश की, जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे करके लूशन मैंने लाइन से कराया हुआ, लेक्चर वाइज आपको पूरी प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। कंप्लीट लेक्चर देखिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।